हम सभी लोग बहुत ही हर्ष से आनंदित हैं। ये फैसला जो हमारे पक्ष में है, ये सत्य की विजय है, जो है असत्य पर सत्य की विजय। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में वैज्ञानिक परीक्षण और कार्बन डेटिंग को लेकर के दायर की गई याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में वाराणसी कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। जी हां, पहले इस मामले को लेकर कहा जा रहा था कि 7 तारीख को फैसला आना था, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील से कई जानकारी मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने भी अब और समय मांगा था, जिसके बाद 11 तारीख को उनकी दलील भी पूरी हो गई और अब कोर्ट ने आज की तारीख मुकर्रर की थी। कुछ ही देर में अब फैसला सामने होगा। तो कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच होगी या नहीं, इस पर फैसला आ जाएगा। यानी आज ये तय हो जाएगा कि खुदाई में जो शिवलिंग मिली है उसकी कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। कार्बन डेटिंग से ये तय होगा कि शिवलिंग कितना पुराना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब से कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। कार्बन डेटिंग होनी है या फिर नहीं होनी है, इसी को लेकर के आज फैसला है। हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शिवलिंग कितना पुराना है, कब से वहां पर है, ये तमाम चीजें हिंदू पक्ष का कहना है कि कार्बन डेटिंग अगर होती है तो फिर स्पष्ट हो जाएगी। तो कार्बन डेटिंग को लेकर कुछ ही देर में जिला कोर्ट की तरफ से फैसला सामने होगा। कार्बन डेटिंग होगी या फिर किसी तरह की कोई और वैज्ञानिक विधि के जरिए जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है उससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई ये शिवलिंग है या फव्वारा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सभी की नजर टिकी हुई है कि जिला कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आएगा, क्योंकि इससे पहले 7 तारीख को मुस्लिम पक्ष से कई और दलीलों पर जवाब मांगा गया था कोर्ट की तरफ से और तमाम दलीलें अब दोनों ही पक्षों की तरफ से रख दी गई है। तमाम दलीलों को देखते हुए अब जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोपहर 2 बजे के आसपास ये बड़ा फैसला आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कार्बन डेटिंग को लेकर के वाराणसी कोर्ट सुना सकता है फैसला। इस मामले में 7 तारीख को फैसला आना था, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील से नई जानकारी मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने भी समय मांगा, जिसके बाद 11 तारीख को उनकी दलीलें भी पूरी हो गई। कोर्ट ने आज फैसला सुनाने की बात कही थी और जो फैसला आएगा इसमें यह तय होगा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी। इसके पहले मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग के फेवर में दिखाई दे नहीं रहा था। अब आज कोर्ट जो तय करेगा आगे उसी हिसाब से जांच पड़ताल बढ़ाई जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू पक्ष ये चाहता है कार्बन डेटिंग हो, लेकिन इस ढंग से हो कि शिवलिंग को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, और इसीलिए जो पूरा मामला है 2 धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा पक्ष भी है जिसका यह मानना है कि कार्बन डेटिंग में शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए कोई दूसरी तरह से जांच इसमें आगे बढ़ाई जाए, कोई दूसरा वैज्ञानिक तरीका ढूंढा जाए। अब आज कोर्ट जबकि दोनों पक्षों की दलीलें सुन चुका है, जाहिर सी बात है एक्सपर्ट की जो राय है वो भी जांच ली गई होगी। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से आज ये फैसला सुनाया जाना है कि कार्बन डेटिंग कथित शिवलिंग की होगी या फिर नहीं। तो शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर जांच किस तरीके से हो, क्योंकि 2 पक्ष जिस बात का जिक्र शालिनी कर रही थी कि मुस्लिम पक्ष तो लगातार इसका विरोध कर रहा है, लेकिन अब 2 धड़े में हिंदू पक्ष भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक धड़ा ये कह रहा है कि देखिए अगर जांच होती है तो ऐसे में कुछ पार्टिकल्स उस शिवलिंग के लिए जाएंगे जिससे वो डैमेज होगा, नुकसान पहुंचेगा। और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि किसी भी मूर्ति को अगर खंडित वो हो जाती है या फिर किसी तरीके का डैमेज होता है तो फिर उसका पूजन नहीं होता है। ये एक धड़ा हिंदू पक्ष की तरफ से कह रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि जब तक जांच नहीं होगी तो ऐसे में ये पता लग पाना बहुत मुश्किल होगा कि वो शिवलिंग कितना प्राचीन है, कितना पुराना है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में दलीलें रख दी गई है। दोनों दलीलों को सुनने के बाद, जांचने के बाद, देखने के बाद अब वो घड़ी, वो समय जब जिला कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आएगा। सभी की नजरें टिकी हुई है कि क्या वाकई अब इस शिवलिंग नुमा आकृति की जांच होगी। दोनों ही पक्ष अपने अपनी दलीलें रख रहे हैं, तर्क रख रहे हैं। आज का वक्त बेहद अहम है क्योंकि आज वाराणसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वाराणसी जिला अदालत से एक बेहद अहम फैसला आने वाला है ज्ञानवापी में मौजूद उस रचना को लेकर जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा। कार्बन डेटिंग इसकी करवाई जाए या नहीं, इसे लेकर फैसला। ज्ञानवापी के बाहर ही हम मौजूद हैं इस वक्त, और जहां
ज्ञानवापी जाने का रास्ता बोर्ड भी लगा हुआ है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम आसपास इस पूरे इलाके में कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो आज की तारीख इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि कार्बन डेटिंग को लेकर विवाद यह था कि मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग के पक्ष में नहीं है, यानी कि जो चीज यहाँ पर पाई गई है आखिर वो कितनी पुरानी है, क्या चीज है, इसे जानने के लिए कार्बन डेटिंग की मांग की गई है हिंदू पक्ष की ओर से, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया है। अगर हम सामने देखें तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है और यहीं पर है मौजूद वो ज्ञानवापी मस्जिद जिसमें मिली उस रचना को लेकर के विवाद है। और आज वाराणसी की जिला अदालत से इसी का फैसला आने वाला है। यहां से वो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विश्वनाथ द्वार यहां से आप देख सकते हैं और इसके पास ही यहां पर मौजूद ये है वो ज्ञानवापी की रचना जहां पर पाई गई उस शिवलिंग को लेकर के विवाद है और क्या उसकी कार्बन डेटिंग करवाई जाए या नहीं, इसे लेकर आज बेहद अहम फैसला आने वाला है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जिला अदालत में ही मौजूद है वाराणसी के, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, इस वक्त जिस तरीके की उम्मीद है कि कुछ ही पलों बाद यह फैसला आ सकता है, अमित क्या उम्मीद की जाए, कितनी देर में यह फैसला आ सकता है? देखिए दोपहर 2 बजे ये फैसला आ जाएगा और जो कथित शिवलिंग है उस पर की कार्बन डेटिंग होगी या फिर दूसरा साइंटिफिक जांच किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ना ही कार्बन डेटिंग या फिर साइंटिफिक जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं राखी सिंह जो कि हिंदू पैरोकार है एक, उन्होंने भी कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे नुकसान हो सकता है शिवलिंग को और तो वहीं एक दूसरे जो हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान एक फैसला आना था, लेकिन जज साहब ने उस दौरान अपनी इंक्वायरी रखी थी और उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि केवल कार्बन डेटिंग ही नहीं दूसरी साइंटिफिक जांच भी क्या हो सकती है। इस पर सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी कोर्ट के बाहर। मैं यहाँ की तस्वीरें एक बार आपको यहाँ पर दिखा दूँ। देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त वाराणसी कोर्ट के बाहर है और वजह साफ है क्योंकि 2 बजे के आसपास फैसला आ जाएगा और फैसला आने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, जहां भी कैमरा पैन होगा आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान दिखेंगे और 2 बजे का फैसला जैसे जैसे समय नज़दीक आता है पुलिस के जवानों की तादाद और ज़्यादा यहां पर बढ़ जाती है। फिलहाल हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार और जो जितने भी याचिकाकर्ता हैं यानी 5 महिला याचिकाकर्ता जो हिंदुओं की तरफ से, वो सभी उस दौरान कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगी। कोर्ट के अंदर केवल जज साहब फैसला सुनाएंगे और उसके बाद जो पैरोकार होते हैं वो मौजूद रहते हैं, याचिकाकर्ता मौजूद रहती है। तो 2 बजे काफी अहम फैसला आएगा। बिल्कुल अमित, यानी बहुत कम वक्त बचा है जब वाराणसी जिला अदालत से यह फैसला आने वाला है। ज्ञानवापी के बाहर ही हम इस वक्त मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर और ये ज्ञानवापी जिसे लेकर ये विवाद कि कार्बन डेटिंग हो या न हो, लेकिन अलग अलग तरह की राय भी आ रही है। बयान अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। सभी लोग बहुत ही हर्ष से आनंदित हैं। ये फैसला जो हमारे पक्ष में है ये सत्य की विजय है, जो है असत्य पर सत्य की विजय। अभी विजयादशमी बीता है ना, वैसे ही ये हमारे लिए विजयादशमी पर्व जैसा है। जो है कार्बन डेटिंग कॉपी की जो है हुई और जो है वैज्ञानिक जांच हुई, ये सारी चीज़ों को लेकर के जिस प्रकार से फैसले हिंदू पक्ष में आए, तो मुझे लगा कि अब जो है सच्चाई की ओर देश बढ़ रहा है और हिंदू जनमानस की जो शक्ति है वो लोगों को एहसास हो रही है। देखो सभी हिंदू जगत को बहुत बड़ी उम्मीद है ज्ञानवापी के फैसले से, क्योंकि जो वहाँ फैसला आएगा उसका फैसला का असर यहाँ मथुरा में भी पड़ेगा। और वो जो फैसला जो मूर्ति पर वो कार्बन डेटिंग कह रहे हैं, ये भी एक अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो उस टेक्नोलॉजी के आधार पर सिद्ध हो सकता है कि ये प्राचीन सबूत है या नहीं। मुस्लिम लोग क्यों डर रहे हैं सर्वे से? उनको करने देना चाहिए, हर परीक्षण करने चाहिए। वैज्ञानिक परीक्षण निश्चित होना चाहिए। जो भी परीक्षण होते हैं वो सभी परीक्षण होने चाहिए। उन सब परीक्षणों के लिए साधु समाज, काशी विद्वत परिषद इत्यादि सभी लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।
अखाड़ा की शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। रूस के बेलगराद शहर पर बमबारी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब बताया जा रहा है कि बेलगराद के रिहायशी इलाकों पर यह बमबारी की गई है। इस बमबारी की वजह से एक अपार्टमेंट के तबाह होने की भी खबर है। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बेलगराद पर यह हमला यूक्रेन की सेना ने किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ये एक बहुत ही बड़ा निर्णायक मोड़ हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार है कि रूस की सरजमीन पर यूक्रेनी हमला हुआ है। ये दावा रूस कर रहा है। बेलगराद रूसी साइड पे आता है और यहाँ पर हवाई हमला और सैन्य हमला और अपार्टमेंट पर मिसाइल और बमों का गिरना, इसका मतलब है कि रूसी सरजमीन पर अब अटैक हुआ है। के शहर पर बारूदी बारिश, बेलगराद में भयानक बमबारी, पलटवार से तिलमिलाए पुतिन। यूक्रेन में चल रहे युद्ध का यह सबसे नाजुक मोड़ है, कि पुतिन के हमलों का जवाब देने के लिए अब रूस के शहरों को टारगेट किया जाने लगा है। बेलगराद शहर से आई तस्वीरों को देखिए। हथियारों का यह डिपो धू धू कर जल रहा है। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से की गई बमबारी में बेलगराद का यह सैन्य डिपो तबाह हो गया। और अब बेलगराद से आई दिन की इन तस्वीरों को भी देखिए। शहर के बीचों बीच बनी इस इमारत का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के बारूदी हमले में तबाह हो गया। यही वजह है कि शहर के लोग अब इन हमलों से बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी वही तस्वीरें अब रूस के शहरों से सामने आ रही हैं। Сначала 1, 2 бах, 3 бах, а потом дом содрогнулся очень сильно. В квартире стало темно, пыль, зазвенели стекла. Но мы быстро собрали, что схватили и выскочили на улицу. रात के अंधेरे में हुए इस हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल साफ देखा जा सकता है। Все в дыму было, все трещало там. Вообще дома вся вот эта пыль. Ну, ребенок испугался, конечно. Но она уже знала, говорит, побегу в туалет, бабушка, сидеть, чтобы не испугаться, говорит, и не взорваться. लोगों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं यूक्रेन के लोगों के साथ जो हुआ वही उनके साथ भी ना होने लगे, क्योंकि वॉर जोन का दायरा बढ़कर रूस के सरहदी इलाकों तक पहुंच गया है। और जिन धमाकों की आवाज अब तक लोग यूक्रेन में सुन रहे थे, अब वैसे ही डराने वाले धमाकों की आवाज बेलगराद में सुनाई दे रही है। Грохот. Я сразу вижу, штукатурка посыпалась, вентиляционные решетки выбила все. जानकार बताते हैं, जिस तरह से अब रूस के शहरों पर बारूदी हमले हो रहे हैं, वो पुतिन को उकसा रहे हैं, क्योंकि पहले ही यूक्रेन की सेना नाटो देशों के दम पर रूस की सेना को कई इलाकों से खदेड़ चुकी है। और अब नौबत ये आ गई है कि पुतिन के घर में घुसकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। और यही वजह भी है कि दुनिया पर बहुत बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। अब रूस के सैनिक लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो अब जारी किया गया है, जिसमें रूस का एक हेलीकॉप्टर का चालक दल यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले कर रहा है। रूस की तरफ से इस वीडियो का जारी करना इस बात पर इशारा कर रहा है कि रूस ने अब अपने हमले और तेज कर दिए हैं और यूक्रेन की सेना पर अब ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई होगी। और किसी भी तरह से रूस अपनी तरफ से अधिकृत किए हुए यूक्रेन की सरजमीन पर और कब्जा टाइट करने की कोशिश करेगा। ज़ापोरिसिया में अभी भी खलबली है। खेरसान में अभी यूक्रेन की सेना वापस खेरसान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, वहां अटैक कर रही है। रूस ने भी अब इस वक्त दावा किया है कि खेरसान के लोग छुप जाएं और वहां से हट जाएं, लेकिन आगे अगले कुछ दिनों में ये अटैक्स और तीव्र होते दिखेंगे।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध किसी भी वक्त दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में भी झोंक सकता है। ऐसी अटकलें भी तेज हो गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक न्यूक्लियर वॉर के संकेत और मजबूत होते जा रहे हैं। अब खबर अमेरिका के डिफेंस चीफ के हवाले से आ रही है, जिन्होंने दावा किया है कि दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध को 235 दिन के करीब हो चुके हैं और अगर रूस की तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठाया गया तो रूस को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। क्या परमाणु युद्ध का सायरन बज चुका है? क्या एक और अनहोनी घटने वाली है? क्या यूक्रेन में पुतिन न्यूक्लियर धमाका करेंगे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब से अपने नए जनरल को सेना की कमान सौंपी है, उसके बाद से यूक्रेन में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। ये युद्ध और भीषण हो चुका है। रूस की सेना अपनी वॉर मशीनरी का इस्तेमाल यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर कर रही है। ऊंची ऊंची इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। घड़ी घड़ी बमों की बारिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका के रक्षा विभाग की माने तो इससे भी बड़ा, इससे भी खौफनाक मंजर दुनिया के सामने कभी भी आ सकता है, क्योंकि रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमलों का पैटर्न बदला है, उससे यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। Responsible and reckless rhetoric is dangerous, and so as we've witnessed nuclear saber rattling. We don't think that's very helpful, and again, it's dangerous. NATO, again, does not pose any threat to Russia. This is Russia's war of choice. And as we look at things, and as I look at indications and warnings, I don't see any need to make any changes to what we're doing right now. But this is the thing, as you heard me say yesterday, that we're focused on 24 hours a day, 7 days a week. If there is a need to make changes, then we'll certainly do that. पुतिन खुद भी ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध में सामने आने वाले किसी भी दुश्मन और किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया गया तो रूस युद्ध के घातक विकल्पों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। यही वजह है कि दुश्मन देश भी पुतिन के खिलाफ खुलकर मोर्चाबंदी में जुटे हैं। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख ने दावा किया है कि अगर रूस परमाणु हमले जैसा कोई भी कदम उठाता है तो पश्चिमी देशों के हमले में रूसी सेनाओं का सफाया कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, परमाणु हमले के लगातार बढ़ते खतरे के बीच नेटो भी रूस के एक एक कदम की मॉनिटरिंग कर रहा है। असल में यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है, इसे समझने के लिए रूसी सेना के तबाही वाले पैटर्न को समझना होगा। क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन की सेना यूक्रेन पर हमले का गियर बदल चुकी है। यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के बड़े बड़े संस्थानों पर हमला किया जा रहा है। रूसी सेना अब यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को तबाह कर रही है। रिहायशी इलाकों पर भी रूसी सेना की बमबारी हो रही है। रात के अंधेरे में रूसी सेना की मिसाइलें यूक्रेन के आबादी वाले इलाकों पर गिर रही हैं। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने कुछ ही दिनों के भीतर यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों को मार गिराया है। यानी यूक्रेन के खिलाफ रूस पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है, और पुतिन का यही आक्रामक रुख यूक्रेन में नई परमाणु तबाही का सायरन बजा रहा है।
अब रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए रूसी सैनिकों ने मिसाइलें दागी हैं, जिसका एक वीडियो भी अब रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में रूसी सेना हाइमार्स मिसाइल लॉन्च करती हुई दिखाई दे रही है। ये अटैक्स अब धीरे धीरे और तीव्र और पॉइंटेड होते जाएंगे। ये देखिए, ये रूस की तरफ से काउंटर साइऑप्स है कि सिर्फ यूक्रेन की तरफ से क्यों वीडियो जारी किया जाए। अब रूस ने भी वीडियो जारी करने शुरू कर दिए हैं। ये हाइमार्स है, बहुत ही पोटेंट मिसाइल्स इसे माना जाता है और लंबी दूरी से भी ये एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेट टारगेट्स को नेस्तो नाबूद कर सकता है ये हाइमार्स मिसाइल। तो हाइमार्स मिसाइल्स को लॉन्च करती हुई ये वीडियो रूसी सेना ने लॉन्च की है। ये देखिए, 3 सैनिक एक साथ बैठे हुए हैं, डिफेंस सिस्टम और फिर अटैकिंग सिस्टम, मिसाइल सिस्टम को फिर एक्टिवेट करते हुए, और जैसे ही ट्रैजेक्टरी लॉक हुई और ये मिसाइल लॉन्च हुआ, और इस मिसाइल से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश अब और तेज हो गई है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि अब यहां से आर्या पार की लड़ाई है। 18% जो यूक्रेनी सरजमीन पर रूस ने अधिग्रहण कर लिया है, रूस अब उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ताकि यूक्रेनी सेना का फिर से अटेंशन डिफ्यूज हो जाए और वो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से लेकर वापस सेंट्रल यूक्रेन पर और कीव के आसपास और कीव की घेरेबंदी के लिए और कीव की रक्षा के लिए वहां पर तत्पर हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन में पुतिन परमाणु प्रहार से हाहाकार मचाने वाले हैं? पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं, पर 235 दिन जिन परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, क्या वो अब प्रयोग में लाए जाएंगे? दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम भी ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है, यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? यूक्रेन का कौन सा महानगर दूसरा नागासाकी बनने वाला है? पांच ऐसे संकेत जिन्होंने परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब ला दिया है। विश्व युद्ध का डंका बजने लगा है। जिसका सबसे ज्यादा डर था वो होने लगा है। सबसे बड़ी वार्निंग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से आई है। इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट करके कहा है कि फ्रांस वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता। इसके बहुत साफ मायने हैं कि जिस पर बाइडेन से लेकर पुतिन, जिनपिंग से लेकर किम जोंग तक सबकी पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन मैक्रों की दूसरी बात बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यहीं छुपा है विश्व युद्ध का असली रहस्य। फ्रांस ने कहा है कि अगर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमला करते हैं तो फ्रांस अपना एटम बम इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी मैक्रो को पूरा डर है कि पुतिन परमाणु बम से हमला करेंगे, और वो वर्ल्ड वॉर वाला डर दिखाने के साथ साथ बताना चाहते हैं कि वो परमाणु बम से हमला नहीं करेंगे। यानी वो पुतिन के गुस्से से बचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है? विश्व युद्ध हुआ तो क्या एटम बम वाला हमला भी होगा? क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की का युद्ध पूरे यूरोप और अमेरिका के बाद एशिया तक भी पहुंचेगा?
इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा। Внимание, расчет, получен приказ. 2, 1, 3 старта. अगर पुतिन ने परमाणु प्रहार के ग्रीन सिग्नल के बाद बटन दबेगा, परमाणु बम निकलेगा, फटने के लिए गिर पड़ेगा और चंद सेकंड में धरती पर वो होगा जो पिछले 7 दशक में नहीं हुआ। दुनिया में अगर तीसरा एटम बम फटेगा तो हिरोशिमा से कई गुना अधिक विध्वंसक होगा। नागासाकी में जो हुआ उससे कई गुना अधिक विनाश होगा। क्योंकि पुतिन के परमाणु बमों का तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। रूस की सेना जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर समंदर तक से परमाणु हमला करने की ताकत रखती है। रूस के छोटे परमाणु बम भी जापान पर गिराए गए लिटिल और फैट बम से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इतने ताकतवर कि उनके जमीन पर गिरते ही जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा। आसमान में अंधेरा छा जाएगा, धरती शोलों से लाल हो जाएगी, लोग पल भर में जीते जी खाक में बदल जाएंगे। ना पेड़ पौधे बचेंगे, ना ही इंसान। धरती पर जगह जगह बन जाएगा खुला कब्रिस्तान। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है यहां अखाड़ा में, जहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबा के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी ने गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें वो पीएम मोदी और उनकी मां हीराबा के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका कांडपाल इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइव। बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ है। गोपाल इटालिया का वो बहुत ही वीडियो जो बीजेपी ने लॉन्च किया है, वायरल हुआ है, जिसमें कई सारे अपशब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं बल्कि उनकी मां के लिए भी, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। प्रियंका, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आनंद, मैं सीधी तस्वीरें देखिए आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। तमाम महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और प्रोटेस्ट कर रही है। तमाम महिलाओं के हाथ में प्लेकार्ड आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हीराबा का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और मैं आगे की भी तस्वीरें दिखाऊं, किस वजह से यहाँ पर आप आज आई हुई है? हम मोदी जी की माँ का जो अपमान किया है गोपाल इटालिया जी ने, उनके खिलाफ प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये उनकी माँ का अपमान नहीं है, हमारा अपमान है। मोदी जी हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक है, उनकी माँ के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा तो आप बताइए क्या करेंगे हम लोग आगे, कैसे अपना विरोध प्रकट करेंगे यहाँ पर आगे? यहाँ पर तमाम आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं आनंद, तो देखेंगे कि महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इससे भी बड़ा ये कि गोपाल राय से जब इस पूरे मामले पर पूछा गया तो गोपाल राय ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि ये बीजेपी जो है ये सबकी माँ बहन करती, इस तरीके के विवादित बयान दिए। हरीश खुराना भी हमारे साथ है, ये किस तरीके के देख रहे हैं बयान को? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी बौखला गई है और इस बौखलाहट में क्या क्या बोलने जा रहे हैं, जिस प्रकार के शब्द यूज कर रहे हैं बोलने में नहीं चाहिए चैनल के ऊपर। इस तरह की भाषा ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है। इस वक्त जो गोपाल इटालिया ने बोला, कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी इस तरह के अपशब्द कहे। प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे गए, उसके बाद उनकी माता श्री हीराबा के बारे में भी गोपाल इटालिया की तरफ से जो शब्द कहे गए उस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। जनप्रतिनिधि बिना अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन, अरविंद केजरीवाल द्वारा सौंपा गया दायित्व, इसके बिना एक शब्द नहीं बोलता। तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हों, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है।
क्या ये पहली बार है कि गुजरात के इस आम आदमी पार्टी के नेता ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है? हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू महिलाएं, मंदिर, इस हर विषय पर टिप्पणी की गई है अमर्यादित।